हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम एसएससी एमटीएस हवलदार जो 2023 में मतलब 2022-23 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, तो उसमें जो हम टेस्ट सीरीज डिस्कस करने वाले हैं, जीके जीएस का टेस्ट सीरीज नंबर 2 डिस्कस करेंगे। देखिए, प्ले लिस्ट बना हुआ है या आपको बना दिया जाएगा। जो टेस्ट सीरीज 1 है जीके जीएस का, वो अपलोड कर दिया गया है। उसके बाद जो इंग्लिश है, वो भी जनरल इंग्लिश है, उसका भी क्लास चल रहा है। तो आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। समझ गए? इसमें क्या है, देखिए इसमें है जो क्वेश्चन आपसे एसएससी में लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपसे आगे पूछे जाने की संभावना है, वही क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। समझ गए होंगे? तो क्या करना है, आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कीजिए। क्लास को थोड़ा शेयर कीजिए। आपको पढ़ाई अच्छा लगे तो आपको लगे कि हाँ, क्लास शेयर करना चाहिए, तो कोई भी आपका फ्रेंड हो तो आप क्या कर सकते हैं, क्लास को शेयर कर सकते हैं। समझ गए? स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए। सेशन 1 और सेशन 2, मतलब आप जब पेपर दीजिएगा ना, पेपर दीजिएगा तो सेशन 1 और सेशन 2 मतलब 90 मिनट का जब पेपर आपका होगा, 45 मिनट सेशन 1 और 45 मिनट सेशन 2 होता है। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। समझ गए? उसके बाद जो सेशन 2 है आपके लिए महत्वपूर्ण है और सेशन 1 में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद सेशन 2 जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 क्वेश्चन आता है 3 नंबर का रहेगा। समझ गए होंगे? तो 25 क्वेश्चन 50 हो गया, 50 थे या मतलब 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसमें निगेटिव मार्किंग है और जो आपका मेरिट बनेगा जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश से ही आपका जो है मेरिट बनेगा। तो समझ गए होंगे? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टार्ट करने से पहले देखिए, ये जो आपका सिलेबस है, ठीक है, जनरल जो अवेयरनेस है उसका सिलेबस है, हिस्ट्री है, उसके बाद पॉलिटी पढ़ना है, उसके बाद जियोग्राफी पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है, उसके बाद साइंस पढ़ना है। साइंस क्या पढ़ना है? 10th लेवल का जो साइंस हो आपको पढ़ना है। समझ गए होंगे? तो इस पर भी सेपरेट भी वीडियो लाएंगे। अभी हम टेस्ट सीरीज का मतलब क्वेश्चन कर रहे हैं, जिस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? बताइए। एक क्वेश्चन भी आई है, इतना बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे पूछे जाने की संभावना रहती है। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। कब आया था? 1946 में आया था। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा जो नॉलेज है ये भी आपको हम दे देंगे। देखिए इसमें क्या है, कैबिनेट मिशन जो है भारत में 1946 में आया था। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, मतलब कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे। कौन कौन थे? देखिए, इसका जो कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन बोलिए, कौन थे? लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे। और जो अन्य व्यक्ति थे, एक थे स्टैफर्ड क्रिप्स और एक एबी एलेक्जेंडर। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ देगा, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं थे। तो 3 आदमी का नाम दे देगा, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस, उसके बाद क्रिप्स और एलेक्जेंडर का नाम दे देगा और एक अन्य व्यक्ति का नाम दे देगा जो नहीं थे। तो आपको ऑप्शन सही से करके आना है। समझ गए होंगे? उसके बाद देखिए, कैबिनेट मिशन ने त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। कैबिनेट मिशन जो है भारत में आया था, तो उसने क्या किया था? त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था को सुझाया था। उसके बाद देखिए, 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्ताव की घोषणा की थी। अपने प्रस्ताव को कब घोषणा की? 16 मई 1946 को प्रस्ताव की घोषणा की थी और 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन था दिल्ली आया था। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। समझ गए होंगे? उसके बाद बोलिएगा सर थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। एक क्वेश्चन पूछ देगा, कैबिनेट मिशन के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। देखिए कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है, सबसे युवा अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सबसे ज्यादा दिनों तक जो अध्यक्ष पद पर रहने वाले जो व्यक्ति है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ही है। ये याद रखेगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
उसके बाद बोलिए सर, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो जो प्रस्ताव घोषित किया उसमें महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या था, उसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज रहना चाहिए ना। तो उसमें क्या कहा गया, भारत एक संघ होगा। क्या होगा, भारत जो होगा एक संघ होगा और इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत तथा देसी राज्य दोनों शामिल होंगे। क्या होगा, भारत एक संघ होगा और इसमें ब्रिटिश भारत के प्रांत और जो देसी राज्य रजवाड़े थे वो भी इसमें शामिल होगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या था, इसमें कहा गया विदेशी मामले है, रक्षा संबंधी मामले, संचार संबंधी मामले केंद्र सरकार के पास होंगे। समझ गए ना, जो विदेशी मामले है, रक्षा संबंधी मामले है और संचार संबंधी जो मामले है किसके पास होगा, तो केंद्र सरकार के पास होगा। इतना समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन पूछ सकता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जब भारत आया था तो जो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कौन था, तो कौन था, एटली, याद रखिएगा। और भारत सचिव कौन था, तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस था। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन जो था वीवीआई है। और अध्यक्ष भी कौन है, तो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद और महत्वपूर्ण देखते हैं, देखिए वेवेल योजना। बोलिए सर वेवेल योजना, इसमें क्या था, इसमें जो वायसराय की कार्यकारिणी सभा में हिंदुओं और जो मुस्लिम है उनकी संख्या बराबर रखी जाएगी। समझ गए ना, जो मतलब वायसराय की कार्यकारिणी सभा है उसमें हिंदुओं और मुस्लिमों की जो संख्या है बराबर रखी जाएगी। किस में कहा गया था, वेवेल योजना। और कब लाया गया था, 14 जून 1945 को लाया गया था। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन भी आइए। उसके बाद क्वेश्चन पूछ देगा शिमला सम्मेलन कब हुआ था, तो 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला सम्मेलन हुआ था, ये याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा नौसेना विद्रोह कब हुआ था, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये विद्रोह था नौसेना विद्रोह, 18 से 23 फरवरी 1946 तक चला था। उसके बाद आज़ाद हिंद जो फौज पर मुकदमा चला था, कब चला था, 1945 में चला था, नवंबर 1945 में चला था। तो इतना क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ये जो आपको बताया ना घटना, ये आपको क्रम बाय याद कर लेना है। मतलब क्रम बाय मतलब कब, 1945 में कब आया, उसके बाद 1946 में सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले आज़ाद हिंद मुकदमा आया, या नौसेना विद्रोह आया, या शिमला विद्रोह आया, या विवेल योजना आया, या आपको मतलब जो हो, समझ ना, एक क्वेश्चन या कैबिनेट मिशन आया। आपसे क्वेश्चन जो है क्रम बाई भी क्वेश्चन आपसे देखने को मिल जाता है। तो आप लोग कॉपी पर पेन डाउन कर लीजिएगा और क्रम बाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वीवीआई क्वेश्चन है, प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का प्रवर्तन किसने किया, तो किसने किया, बलबन। बोलिए सर बलबन। दास वंश, दास वंश बोलिए, या आपको गुलाम वंश बोलिए, या ममलूक वंश बोलिए। तो जो इसका मतलब शासक था कौन था, बलबन था। तो बलबन के बारे में थोड़ा बता दें। देखिए बलबन जो है लौह और रक्त की नीति किसने स्टार्ट किया था, तो बलबन ने ही स्टार्ट किया था, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या है, बलबन जो है ना, मतलब बलबन के समय में जो दास वंश या आपका गुलाम वंश था उसको मामलुक वंश भी कहा गया। तो ये याद रखिएगा, समझ गया। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ देगा बलबन का वास्तविक नाम क्या था, तो बलबन का वास्तविक नाम क्या था, देखिए बहाउद्दीन था। और थोड़ा और बता दे, क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछ सकता है बलबन जो था किसका गुलाम था, तो इल्तुतमिश का गुलाम था। थोड़ा सा हम और थोड़ा जानकारी बता दें। देखिए मोहम्मद गोरी आप लोग जानते होंगे, मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था या दास बोलिए कौन था बताइए, तो मोहम्मद गोरी का जो गुलाम या दास था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश का जो मतलब आपका गुलाम था बलबन था, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए बलबन जो है 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। उसने मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली की सफलतापूर्वक रक्षा की है। तो याद रखिएगा मंगोलों से दिल्ली को सुरक्षित रखा है। उसके बाद देखिए राज दरबार में सिजदा और पाबोस की प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है, तो बलबन के द्वारा किया गया है, ये याद रखिएगा। उसके बाद चालीसा दल मतलब जिसे आप तुर्कान ए चिहलगानी कहते हैं को समाप्त किया है, किसने, बलबन ने। तो बोलिएगा सर तुर्कान ए चिहलगानी, उसमें 40 सरदार होते थे, समझ गए ना, जो अमीर सरदार होते थे, उलेमा वर्ग के होते थे। तो क्या है कि देखिए मध्यकालीन भारत आपको पढ़ रहा है ना, जो प्ले लिस्ट बना हुआ है वहां से आप लोग दास वंश के बारे में पढ़ लीजिएगा, खिलजी वंश के बारे में पढ़ लीजिएगा, तुगलक वंश के बारे में पढ़ जाएगा, आपका जितना भी डाउट है सब समाप्त हो जाएगा, समझ गए ना। तो जो तुर्कान ए चिहलगानी जो आपका पद था उसको बलबन समाप्त कर देता है। तब बोलिए सर स्टार्ट कौन किया था, तो इसका जो स्टार्ट किया था इल्तुतमिश किया था। कौन किया था, इल्तुतमिश किया था, ये याद रखना है। उसके बाद देखिए बलबन ने बुद्ध मुक्तेश्वर के मस्जिदों के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेखों पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है।
स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है और अपने आप को ईरान का वंशज कहा है। क्या कहा है? अपने आप को ईरान का वंशज कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो आपका उलेमा वर्ग हो, जो अमीर मुसलमान थे, जो बलबन को इज्जत दे, बलबन को इज्जत दे राज दरबार में, इसलिए वो अपने आप को क्या कहा था? अपने आप को ईरान का वंशज बताया है। तो ये क्वेश्चन भी आई है, क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए, दिल्ली के सुल्तान बलबन ने रक्त और लौह की नीति भी अपनाई थी। तो आपको पहले भी बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? तो मानव कहाँ पे रहता था बताइए? कंदरा में रहता था। समझ गए ना, मतलब गुफा में रहता था, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन भी आई है। बोलिए सर, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल मीन समझ गए? इतिहास से पूर्व का युग। इतिहास जब लिखा गया है उससे पूर्व का जो युग है उसको प्रागैतिहासिक इतिहास कहा जाता है, ये याद रखिएगा। तो थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, जीवन की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में हुई थी, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, आधुनिक मानव के पूर्वज को क्रो मैग्नॉन मानव को कहा जाता था। जो आधुनिक मानव के जो पूर्वज थे उनको क्या कहा जाता था? क्रो मैग्नॉन कहा जाता था, ये याद रखना है। उसके बाद देखिए, मानव की उत्पत्ति प्लायोसिन युग में हुई थी। यस। उसके बाद देखिए, सरीसृपों का युग क्या कहा जाता है? मेसोजोइक महाकल्प कहा जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा, ये सब एक बार देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपसे आ सकता है। उसके बाद देखिए, आधुनिक मानव तथा हेम क्या है होमो सैपियंस के अभिनव पूर्वज नियाडरथाल मानव थे। तो ये सब देख लीजिएगा एक बार। क्या है, जो क्वेश्चन थोड़ा सा कम बनते हैं, जो बताए हैं क्वेश्चन ये आपसे बन सकते हैं। क्या कहा जाता है उसको? जो प्रागैतिहासिक काल में जो मानव रहते थे उसे कंदरा कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है। डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? देखिए, एक क्वेश्चन भी आई है। क्वेश्चन आपसे बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, स्टेट लेवल एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल एग्जाम हो। तो देखिए, क्वेश्चन तो ऐसे पूछा जाएगा, डार्विन का जो पुस्तक लिखा गया था उसका नाम क्या था? तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम था। उसके बाद क्वेश्चन पूछ देगा कब प्रकाशित किया गया था? तो 1859 ईस्वी में, मतलब 1859 ईस्वी। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? प्राकृतिक चयन के जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया था डार्विन के द्वारा किया गया है। उसके बाद देखिए, लैमार्क की पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी का प्रकाशन 1809 ईस्वी में किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो लैमार्क के द्वारा किया गया था, ये भी आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आई है, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। इन्होंने एक नया उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे नव डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ देता आप सबसे, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? बताइए, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। किसको? जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन जितना भी बताए हैं सब क्वेश्चन आपके लिए भी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? तो आप लोग जानते हैं किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, भारत की जो गोदावरी नदी है उसको वृद्ध गंगा कहते हैं और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। देखिए, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं। बोलिए सर, थोड़ा गोदावरी नदी के बारे में बता दीजिए। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, गोदावरी जो नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो महाराष्ट्र में नासिक जानते हैं, तो नासिक के पास ट्रयंबकेश्वर से गोदावरी नदी का उद्गम होता है, ये याद रखना है। समझ गए? और ये नदी जो है गोदावरी नदी कहाँ पे गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में मिलती है या गिरती है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे आ सकता है, गोदावरी नदी के जो धारा है उसका धारा का नाम बता दीजिए। तो कुछ धारा आप याद कर लीजिए, क्या नाम है? वृद्ध गौतमी है, भारद्वाजी है, उसके बाद क्या है? कौशकी है, ये सब नोट कर लीजिए। क्वेश्चन जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए? उसके बाद देखिए, गोदावरी की सहायक नदी देख लीजिए। गोदावरी की सहायक नदी क्या है? पूर्णा है, वर्धा है, प्राणहिता है, मंजीरा है, वेनगंगा है, इंद्रावती है, ये याद करके जाइएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चंबल नदी का सहायक नदी आप लोग देख के जाइएगा, गंगा, यमुना, चंबल नदी, ये सब का सहायक नदी देख लीजिएगा। समझ गए ना? उसके बाद कृष्णा का सहायक नदी तुंगभद्रा है, कोयना है, घाट प्रभा है, मूसी नदी जानते हैं ना, हैदराबाद बसा हुआ है, भीमा नदी है, मालप्रभा है, पंचगंगा है, दूधगंगा है। समझ गए? उसके बाद देखिए,
कावेरी नदी। कावेरी नदी से जो कावेरी नदी का जो आपका सहायक नदी है, अमरावती है, भवानी है, हेमवती है, काबिनी है, समझ गए। उसके बाद देखिए महानदी। महानदी की जो सहायक नदी है, शिवनाथ है, शिवनाथ नदी है, हसदेव नदी है, ईव नदी है, तेल नदी है, समझ गए। और महानदी का जो उद्गम बहुत सारे स्टूडेंट को पता रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन महानदी से भी पूछ देता है। तो महानदी का जो उद्गम होता है कहाँ से होता है? धमतरी के पास जो सिहावा पर्वत है वहां से होता है। तो बोलिए सर धमतरी, धमतरी कहाँ पे है? धमतरी जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है, समझ गए होंगे। उसके बाद बता दें, महानदी जो है ना, मतलब महानदी जो है एमपी में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में बहने वाली महत्वपूर्ण नदी है। कौन है? महानदी। तो ये याद रखिएगा, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ सकते हैं। 26 का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? बताइए, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये क्वेश्चन वीवीआई है, गलत करके आपको नहीं आना है। ओके, समझ गए। तो 26 का थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। हृदय में रक्त के प्रवाह का क्रम क्या है? ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हृदय में रक्त के प्रवाह का क्रम क्या है? दायां अलिंद, उसके बाद दायां निलय है, बायां अलिंद और बायां निलय। क्या है? दायां अलिंद, उसके बाद आपका दायां निलय है, बायां अलिंद है और बायां निलय है। ये याद रखना है। उसके बाद देखिए, अधिकांश सरीसृपों के 3 चैम्बर होते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद ये वीवीआई क्वेश्चन है, घड़ियाल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 होते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद बर्ड्स, बर्ड्स मीन्स पक्षी, पक्षी के हृदय में कितने होते हैं? 4 4 कक्षीय होते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद आपको बर्ड से पूछ देता है। उसके बाद मत्स्य से भी पूछ देगा। तो फिश, ठीक है, मछली, मत्स्य का हृदय में कितना कक्षीय होता है? तो द्विकक्षीय होता है, ये याद रखिएगा। और उभयचर का जो हृदय होता है त्रिकक्षीय होता है। तो ये जितना भी बताए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण है, एक बार आप लोग देख के जाना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील के बारे में क्या सत्य है? देखिए एक क्वेश्चन भी आई है, क्वेश्चन जो इतना बार पूछा है, स्टेनलेस स्टील क्या है बताइए। स्टेनलेस स्टील मीन्स क्या? क्रोमियम और निकेल, क्रोमियम और निकेल से बना होता है क्या? आपका स्टेनलेस स्टील। तो क्या है? एक मिश्रण है। क्या है? एक मिश्रण। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, समझ गए ना। तो चलिए और देख लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम, निकेल से मिलाकर बनाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछ देगा पीतल के बारे में। देखिए पीतल कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है, ठीक है। आपको परसेंटेज याद नहीं रखना है, परसेंटेज बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पीतल की कौन सा मिश्र धातु से बनता है? कॉपर और जिंक से बनता है। उसके बाद देखिए इनवार, इनवार टेप जो सर्वेइंग में यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन भी आई है। तो इनवार जो है लोहा और निकल से मिलकर बनता है, ठीक है, फेरस और निकेल से। उसके बाद देखिए क्या है? एल्निको, एल्निको, एल्निको जो है एल्युमिनियम, फेरस, निकेल और कोबाल्ट से मिलकर बनता है। उसके बाद क्या है? जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जर्मन सिल्वर में सिल्वर से नहीं मिलकर बनता है, याद रखिएगा। किस किस से बनता है? तो निकेल हो गया, कॉपर हो गया और जिंक से मिलकर आपका क्या बनता है? जर्मन सिल्वर बनता है। उसके बाद गन गन मेटल, मतलब गन धातु भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। तो कॉपर और कॉपर एसएन और जेडन मतलब जिंक से मिलकर बनता है गन धातु। तो एक क्वेश्चन भी आई है, याद रखना है, ठीक है। तो 27 का क्या है? देखिए ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, समझ गए ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन से बताए, देखिए बताए ना, इसी तरह पूरा आपको कम टाइम में आपका इतना मतलब नॉलेज दिया जाएगा जब आप क्लास के लास्ट तक बने रहिए। 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन आपको लगेगा से कम 40 से 50 80 क्वेश्चन हम आपको डिस्कस कर दिए, ठीक है। क्वेश्चन सिर्फ बताना नहीं है, जो क्वेश्चन का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इसका आंसर है। किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी पुराने स्टूडेंट है वो लोग तो जानते ही होंगे इसे पढ़ाने का क्या तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस के कारण होती है? तो बताइए कौन सी बीमारी है जो वायरस के कारण होती है? तो स्मॉल पॉक्स, जिसे आप चेचक बोलते हैं बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स जो है वायरस के कारण होती है। एक क्वेश्चन आपको वायरस, बैक्टीरिया जो है बीमारी, कवक, कौन कौन सी बीमारी होता है, जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, समझे ना। क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप लोग ये नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पेपर में देख के ही जाना है। हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन देखने को आपको साइंस में मिल जाता है। देखिए बैक्टीरिया से होने वाला रोग, बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन है? टाइफाइड है, बुखार है, हैजा है, टेटनस है, उसके बाद टीबी या क्षय रोग बोलिए, एंथ्रेक्स है और डिप्थीरिया है, ये याद रखिएगा, ठीक है।
तो बैक्टीरिया वाला बता दिए। उसके बाद देखें वायरस से होने वाला रोग। वायरस से होने वाला रोग क्या है? खांसी जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, बुखार है, एड्स है, खसरा है, पोलियो है, चेचक है, चिकन पॉक्स है आदि। सब क्या है मतलब ईटीसी क्या है? वायरस से होने वाला रोग है। तो बैक्टीरिया बता दिए, वायरस बता दिए। अब फंजाई से देख लीजिए, फंजाई से होने वाला रोग क्या है बताइए? त्वचा संबंधी रोग, जो त्वचा संबंधी जो रोग हो जाता है आपका फंजाई से हो जाता है। उसके बाद रिंग वर्म या दांत बोलिए, एथलीट फुट, सब कितना किसका है? फंजाई से होने वाला रोग है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछ सकता है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग क्या है? तो मलेरिया है, काला जर है, निंद्रालु है, व्याधि है और ईटीसी। जितना भी है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। तो जितना भी क्वेश्चन बताए हैं आपको क्वेश्चन सही से देखे जाना है। बैक्टीरिया से होने वाला रोग, वायरस से होने वाला रोग, फंजाई से होने वाला रोग और प्रोटोजोआ से होने वाला रोग, ये सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जनरल इंग्लिश और जी के जीएस आपको सिलेक्शन दिवाएगा और इसमें क्या है निगेटिव मार्किंग है। तो क्वेश्चन आपको सही से करके ही आना है, समझ गए ना। तो आपको क्या करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को थोड़ा स्टूडेंट से जुड़िए, तो थोड़ा पढ़ने में थोड़ा मोटिवेशन आ जाए आपको भी और हमको भी पढ़ाने में मोटिवेशन आ जाए। जितना भी स्टैटिक जीके में त्यौहार पढ़ना है, लोक नृत्य पढ़ना है, उसके बाद करंट अफेयर पढ़ना है, सब हम रेगुलर क्लास आपको एग्जाम से पहले तक प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के चमड़ के रंग का कारण क्या होता है? तो ये क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को पता होगा, किसके कारण जो मनुष्य के चमड़ है गोरा या काला होता है, किसके कारण? मेलानिन के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए देखिए मनुष्य के चमड़ के रंग का कारण क्या है? मेलानिन है। उसके बाद है मानव शरीर की त्वचा की जो मोटाई होती है 0.05 से 0.65 सेंटीमीटर होती है। त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। देखिए शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? स्किन। स्किन मीन्स त्वचा होता है। स्किन में पाई जाने वाली तेलीय ग्रंथियां या श्वेत ग्रंथियां सीबम एवं पसीने का क्या करती है? श्रावण करती है, ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए त्वचा कैंसर रेडियो सक्रिय पदार्थों से हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए त्वचा की मोटाई पलकों पर सबसे कम और तलवों पर सबसे अधिक होती है। तो एक क्वेश्चन VVI है, जो क्वेश्चन 29 बताया ना, 28 तो VVI है, ये 29 भी आपका VVI है। और इसमें जो आपका ये पॉइंट है ये याद कर लीजिएगा। त्वचा जो स्किन में सबसे कम जो स्किन की मोटाई होती है पलक पे होती है, मतलब आंख के पलक पर होती है। और सबसे ज़्यादा जो मोटाई होती है पैर में, आप जानते हैं तलवे तलवे में होती है। तो ये याद रखिएगा, समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? काराकोरम हाईवे क्या है? काराकोरम हाईवे द्वारा जुड़े देश कौन से हैं? तो देखिए चीन और पाकिस्तान। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। काराकोरम हाईवे से जो जुड़ा हुआ देश है चीन और पाकिस्तान है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए क्या है? काराकोरम हाईवे द्वारा जुड़े देश चीन और पाकिस्तान है, याद रखना है। उसके बाद देखिए काराकोरम लद्दाख और जास्कर श्रेणियां ट्रांस हिमालय क्षेत्र से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए धौलाधर पर्वत श्रृंखला लघु या मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है, ये याद रखना है। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी क्या है? देखिए भारत में सबसे नवीन जो पर्वत श्रेणी है शिवालिक है। और पुराना कौन है? पुराना है अरावली पहाड़ी, समझ गए ना। अरावली पहाड़ी आपको देखने को राजस्थान में ज़्यादा मिल जाएगा, अरावली के पहाड़। और क्या है जो भारत में सबसे नवीन पर्वत श्रेणी शिवालिक है, जो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत की सबसे चोटी ऊंची चोटी पूछेगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? K2, जिसे आप क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए काराकोरम हाईवे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, गिलगिट क्या है बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान होते हुए जाता है। तो ये याद रखना है, समझ गए ना। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन जो था यहीं तक था। आपका 10-10 क्वेश्चन बता रहे हैं, लेकिन देखिए किस तरह आप कम टाइम में आपको इतना जानकारी दे दिए, तो आपके लिए एग्जाम देना मतलब आसान हो जाएगा। और जनरल इंग्लिश का भी टेस्ट सीरीज रेगुलर ला रहे हैं, तो आप लोग वहाँ से भी टेस्ट सीरीज देख के और किस तरह पढ़ाया जाता है जनरल इंग्लिश वहाँ से आप एक बार देख सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए, आपको खुद समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, चैनल पर नए हैं स्टडी विद क्रेजी गुरु चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।